हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 का पार्ट ए कवर किया था, क्योंकि चैप्टर 3 जो है काफ़ी लेंदी था तो उसका पार्ट ए आया था। आज हम लोग पार्ट बी को कवर करेंगे और चैप्टर का नाम क्या था? हमारी बदलती पृथ्वी, जिसमें हम लोगों ने भूकंप और ज्वालामुखी को स्पेशली देखा था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस शॉर्ट वे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 3 को पूरा अच्छी तरीके से कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हमारी पृथ्वी की गतियों के बारे में। अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है, फिर आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, इनके बारे में जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने ज्वालामुखी क्रिया को देखा था, भूकंप क्या होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, भूकंप को समझा था। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट भुज भूकंप के बारे में आपको मैंने बताया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ, इसलिए अगर आप लोग इसका पार्ट ए नहीं देखें तो पार्ट ए पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद पार्ट बी देखिएगा। देखिए, हम आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है शॉर्ट वे में बस वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अदरवाइज़ आपको पूरी किताब या पूरे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो छोटे बच्चों के लिए क्लास 7 के लिए उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी ही नहीं है, आपको सिर्फ मुख्य स्थलाकृति मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है वो चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है, स्थलाकृति क्या होती हैं इसको समझिएगा। स्थलाकृति का मतलब होता है कि जो कैसी आकृति है पृथ्वी के ऊपर, किस प्रकार से आकृति है, क्या क्या चीज़ें आकृतियाँ बनाई हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल। ठीक है, जैसे पहाड़ों के बीच से जब पहाड़ों के ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो वाटरफॉल या झरना कहलाता है। तो सबसे ऊंचा यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल? तो नोट करिएगा आप लोग। साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको वेनेजुला या एंजल जलप्रपात। ठीक है ना, वेनेजुला का एंजल वेनेजुला में है, मतलब कि साउथ अमेरिका। जब आप देखेंगे हमारे कॉन्टिनेंट की बात करें, टोटल आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ आपको ऊपर की तरफ मिलेगा यहाँ नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ नीचे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, इधर आपको मिलेगा यूरोप। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे मिलेगा अफ्रीका, फिर यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा एशिया। ठीक है, और छोटू सा यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो आप देखिए साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो है ना साउथ अमेरिका पे एक कंट्री है वेनेजुला, उसी पर है एंजल वाटरफॉल। क्या? एंजल वाटरफॉल। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। अब इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से जलप्रपात हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। एक है आपका नियाग्रा। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल जो कि कनाडा और अमेरिका, जब आप हमने जैसे कि बताया 7 कॉन्टिनेंट है, तो जब आप पूरे पृथ्वी को देखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो ऊपर वाला जो वेनेजुला था वो तो साउथ अमेरिका में था, लेकिन जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो आपको पता है कहाँ है नियाग्रा वाटरफॉल? तो नियाग्रा वाटरफॉल जब आप ये बनाएंगे, क्या ये बनाएंगे आप नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये पूरा आपका आ जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका पूरा ऊपर आपको मिलेगा क्या? कनाडा। ठीक है ना, कनाडा है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पास ये पूरा मिलेगा क्या? यूएसए। ठीक है, यूएसए, क्योंकि ये टोटल आपको यहाँ पे 7 कंट्रीज, यहाँ टोटल ओवरऑल बड़े बड़े 3 कंट्रीज और 7 छोटे कंट्री, यहाँ टोटल आपको 10 ही कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में। ऊपर आपको कनाडा मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और नीचे यहाँ पे आपको मैक्सिको मिलेगा। फिर बाकी छोटे छोटे, अब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे अभी प्रेजेंट में कनाडा और अमेरिका की सीमा। तो जब आप हमेशा हम बोलते हैं कि मैप रखिए अपने पास,
आप जब देखेंगे तो जब आप ये हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का और नीचे वाला हो जाएगा ये अमेरिका का। तो ये जो सीमा दिख रही ना, इसी सीमा पर आपको मिलेगा कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है नियाग्रा वाटरफॉल। क्या नाम है? नियाग्रा वाटरफॉल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात, जो आपको जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे की सीमा पर मिलेगा। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना, ये 3 वाटरफॉल आपको याद रखने हैं। एक एंजल वाटरफॉल जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, फिर नियाग्रा कहाँ है? कनाडा अमेरिका में, और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो ये आपके वाटरफॉल क्या होते हैं? जलप्रपात जो ऊपर से पानी गिरता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी डेफिनेशन के रूप में, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल, मतलब मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है ना, खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैलिया खड़े ढाल वाली घाटी से नीचे गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। अब ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और यहाँ से जो है पानी गिर रहा है, मतलब ऐसे पानी बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र से गिर रहा है और वो नीचे पत्थरों में टकरा रहा है या फिर वो ऐसे नदियों के रूप में बह रहा है। तो जो यहाँ पे गिरता है पानी, तो वही क्या कहलाता है? वाटरफॉल, जलप्रपात। ये या तो घाटी या तो पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, खड़े ढाल वाली घाटियों से। ठीक है, तो ये होता है आपका जलप्रपात। अब विसर्प क्या कहलाता है? इस शब्द को समझिएगा, आपकी एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगता है। मतलब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग, मतलब विसर्प क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो वाटरफॉल है या नदियाँ हैं विसर्प कर रही हैं और जब ये मैदानी इलाकों में आती हैं तो ये ऐसे 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 मोड़दार बन जाती हैं। ठीक है, तो वही जो हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ऐसे फोल्डेड बन जाते हैं तो वो विसर्प कहलाता है। क्या कहलाएगा? विसर्प कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब जब ये विसर्पण है, मतलब जब ये नदियाँ ऐसे 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 प्रवाहित हो रही हैं, तो अभी आप नीचे देखिएगा, अभी तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से यहाँ पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। अपरदन निक्षेपण अभी बताते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, तो अपरदन निक्षेपण वो होता है, अपरदन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नदियाँ हैं प्रवाहित हो रही हैं और इसके किनारे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो झाड़ियाँ हों, कचड़े हों, कुछ भी हो, तो वो अपने साथ अपरदित कर ले जाती है, मतलब वो बहा ले जाती है, तो वो निक्षेपित हो जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, अपरदन या निक्षेपण। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप नदी को देख रहे हैं और नदी ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही, तो इसके किनारे जो झाड़ियाँ होते हैं, जो कचड़े वचड़े होते हैं, सबको वो अपने साथ बहा ले जाती है, अपरदन या निक्षेपण हो जाता है उसका। जैसे अगर पत्थर वत्थर भी है ना किनारे, अगर पत्थर के टुकड़े हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जब नदियाँ वहाँ से क्रॉस करती तो पत्थरों का भी निक्षेपण हो जाता है कई सालों बाद। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, और ये विसर्प लूप क्या होता है आप समझ रहे होंगे। अब ये लूप क्या है? जैसे कि मैंने बताया, जब ये नदियाँ इस तरीके से विसर्प करती है तो ये लूप बनाती है। जो ये ऐसा ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये लूप बनाती, कहीं कहीं अपना पानी का हिस्सा तो छोड़ के आगे बढ़ जाती, क्योंकि ये मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है। तो ये ऐसे 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 नदियाँ जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि इस साइड में अपना पानी का हिस्सा छोड़ते हुए चली जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। तो ये पानी का हिस्सा यहाँ 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 छूटा हुआ रहता है, और पता है आपको, यही जो है झीलों का निर्माण करता है नदियों के किनारे। ठीक है, जिसको हम चाप झील कहते हैं या गोखुर झील कहा जाता है। तो विसर्प लूप से सिर के निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। ठीक है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। और ऐसी नदियाँ जब अपने, और ये जो नदियाँ होती हैं जब ये विसर्प के किनारों पर अब इस तरीके से पानी छोड़ जाती हैं, तो यह जो झीलों का निर्माण होता है, ऐसी झीलों को हम चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आपको भी इस तरीके से बना लेना है।
ठीक है ना। ये आप देखिए ये नदियाँ हैं और इस तरीके से यहाँ पास ये विसर्ग करते हुए ये किनारा इस तरीके से पानी का हिस्सा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चाप झील का निर्माण, ये चाप आकृति की है इसलिए इसको चाप कहा जाता है, चाप झील। इसी को गोखुर झील भी कहा जाता है। एक्चुअल में नदियों का ही हिस्सा पानी होता है जो कि ये छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि दिया हुआ है। अब बात करते हैं तटबंध। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी तटबंध यानी कि किनारा होता है, जैसे नदियाँ जा रही हैं और नदी के किनारे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो होता है तट, मतलब तट का किनारा। ठीक है, तटबंध कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब वितरिका क्या होती है? वितरिका बहुत ये सारे नदियों के पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। नदियाँ, वितरिकाएँ क्या होती हैं? जब नदियाँ, आप पहले सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए फिर डेफिनेशन बताते हैं। ये नदियाँ बह रही हैं, अब ये मैदानी इलाकों में पहुंच रही तो इनका प्रवाह जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो अलग अलग धाराओं में बट जाती हैं। मतलब कई धाराओं में ऐसे, क्योंकि वो स्लो जब गति धीमी हो जाती है, आप जैसे फर्श पर आप अगर एग्जाम्पल ही करना है तो आप फर्श पर पानी गिरा के देख लीजिए। वो पानी ऐसा थोड़ी होता गिरा कि वो एक लाइन से नदी की तरह आगे बढ़ गया, नहीं, क्योंकि जब वो पानी गिरता है तो उसकी धारा स्लो हो जाती है। जैसे आपने पानी का ग्लास यहाँ पे गिराया तो जो पानी होता है वो धीरे 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 चारों तरफ आप देखेंगे आपके पूरे फर्श पर फैल जाता है। तो जो फैला हुआ पानी का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? वितरिका। तो उसी प्रकार नदी की ये धाराएं जब फैल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। समुद्र तक पहुंचने वाली, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। मतलब जो ये सहायक नदियाँ होती है, जैसे मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा रिवर बह रही है और ये उसकी सहायक नदियाँ, तो इनका जो प्रवाह है पता है धीरे हो रहा है। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, वह वितरिका कहलाता है। ठीक है, जब ये नहीं पहुँच पाती हैं मुख्य नदी के पास और ये मैदानी भागों में प्रवेश करेंगे तो वे धीरे धीरे कई सारे भागों में बट जाएंगे, वही वितरिका कहलाएगा। आई होप आपको बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा भी उसी से संबंधित है। जब नदी जो होती है एकदम से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और वो वितरिका के रूप में जब वो चारों तरफ फैल जाती है, इस तरीके से वृक्ष की आकृति के रूप में जब वो फैल जाती है, ठीक है ना, नदियाँ, कोई भी मुख्य नदी है ऐसे फैल गई, तो जो इसके बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये मैदानी इलाकों में इसको डेल्टा कहते हैं। ये देखिए ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये ऐसे ऐसे जब फैल गई चारों तरफ तो वो क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का भी, जो मैंने बताया था मलबा निक्षेपित अपर्दन करके जब तेज प्रवाह से बहती तभी जो है निक्षेपण होता है, आगे अगल बगल के जितने भी कूड़ा करकट या फिर पत्थर चट्टाने जो भी होता है सब बहा के लेके जाती है। और जब ये बहुत ही स्लो हो जाती है, इस तरीके से मुख्य नदी बहुत ही स्लो हो जाती है तो चारों तरफ ऐसे 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 फैल जाती है, ठीक है, और अपना जो लाया हुआ मलबा साथ में यहीं पर बिछा देती है चारों तरफ। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण, और हर वितरिकाएं अपना एक एक मुहाना ये बना लेती है, मतलब ये मुहाना कहलाता है लास्ट वाला इन, इस तरीके से, ठीक है। और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, और जो ये अवसाद लेके आती है तो सभी में चारों तरफ फैला देती है और इससे एकदम दलदली इलाका ऐसा तैयार हो जाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और आप जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको पता है भारत की, ये भारत का साउथ वाला हिस्सा है, तो भारत की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं ना, जैसे गोदावरी हो गया जो कि अरब सागर में मिलती है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, और इधर से आ रही है गंगा रिवर, इधर से आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो सारी की सारी लगभग नदियाँ आपको डेल्टा बनाती हुई दिखाई देंगी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो पूर्व से मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि
आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी तो वो एस्चुरी बनाएगी, एस्चुरी बनाएंगे। ठीक है, एस्चुरी वो होता है जो पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है पानी, वो एस्चुरी कहलाएगी, जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, एमपी में मिलेगी। चलिए, तो ये सारी बातें आपको आगे पता चल ही जाएंगी। तो डेल्टा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह वितरिका जब फैलता है और चारों तरफ इनका जो निक्षेपण होता है ये फैल जाता है, तो इस तरीके की जो आकृति बनती है, आकृति तो वितरिका कहलाएगी, लेकिन जो ये बनेगा हिस्सा, ये पूरा ये डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, अब समुद्री तरंगों के कार्य याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगों के अपर्दन, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ, तो चलिए देखिए, समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। मतलब समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बहुत सारी तटीय स्थलाकृति बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती, सैल मतलब रॉक्स, पत्थरों से टकराती हैं, जिससे कि दरारें विकसित हो जाती। वो पत्थरों में भी जब लहरें बहुत तेज़ी से बार बार टकराएंगी तो वहाँ के टुकड़े टूट जाते हैं। ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं वहाँ पे, समुद्री तरंगों की चट्टाने क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती है, और ये जो दरारें होती हैं समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है, और फिर इन्हीं को समुद्री गुफा, आपने देखा हो कभी कभी समुद्रों के बीच में बड़ी बड़ी गुफाएं कैसे आ जाती हैं। तो एक्चुअल में यही होता है कि जब समुद्र की लहरें बार बार किसी पत्थर से टकरा रही हैं, बहुत तेज प्रवाह है उनका, तो उनका निक्षेपण हो जाता है और वो पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं या क्रैक्स पड़ जाते हैं, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, हट जाते हैं, तो बीच में गुफा का निर्माण होता है, तो उनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, देखिए, इनकी गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। मतलब इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर ये गुफाएं जो है बड़ी होती जाती हैं, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तटीय कहलाएगा या मेहराब कहलाएगा। ऊपर का जो हिस्सा, आप इसका जो चित्र है एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से मेहराब कहलाएगा। जो समुद्री तटीय होता है गुफाओं का ऊपरी हिस्सा, वो मेहराब कहलाता है। ठीक है ना, मेहराब मतलब कुछ ऐसी आकृति, ठीक है ना, ऐसी आकृति गुफा की हो जाती है ना, तो ये मेहराब कहलाता है। ओके, ये गुफाओं का ये वाला हिस्सा। अब देखिए, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो छत होती है उसको भी तोड़ देती है, इतना तेज समुद्र का प्रवाह होता है, और केवल दीवारें ही बचती हैं, जो किनारे किनारे की दीवार होती है केवल वही बचती है, और दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। और जब ऊपर का छत टूट गया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ दीवारें बची। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है दीवारें बचती हैं, और उसको स्टैक कहा जाता है। ठीक है, तो मेहराब क्या है, मेहराब जो ऊपरी छत होती है कुछ ऐसी आकृति की, उसको मेहराब कहेंगे, और जो दीवारें होती हैं, छत टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्टैक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। मतलब समुद्र जल के ऊपर लगभग बहुत सारे ऊर्ध्वाधर कुछ इस तरीके के बहुत सारे चट्टानें आपको दिखाई देंगी। मतलब कि मान लीजिए छत वत उस गुफाओं का टूट गया, सब कुछ टूट गया, तो कुछ ऐसे और भी बहुत सारी चट्टानें आपको समुद्र के बीच में इस तरीके से दिखाई देंगी, तो उनको क्या कहा जाता है, समुद्री भृगु। क्या कहते हैं, समुद्री भृगु। ये सब चीज़ें आपको समुद्र में दिखाई देंगी। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण कर, और ये तो बीच में आपको ये भृगु दिखाई देते जो चट्टानों से बनते हैं। और जो अवसाद होते हैं ना, अवसाद ये जो नदियाँ बह रही थी, अवसाद सब इकट्ठा करती गई और एक जगह पे ये पूरा अवसाद जो है जमा होता गया, तो इस तरीके से समुद्री पुलीन कहलाया। अवसाद जमा होने से क्या हो जाता है, समुद्री पुलीन। अब ये देखिए कुछ इस तरीके की आकृतियाँ। ठीक है, हमने समुद्र, जैसे मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है, तो ये जब बार बार लहरें टकरा रही तो इस तरीके से आकृति बन गई, समुद्री गुफा हो गई, ये मेहराब हो गया, ऊपर की जो छत होती है इस तरीके से आकृति, तो तटीय मेहराब कहलाया। ठीक है, और फिर ये मतलब ऊपर का ये जो छत है ये भी टूट गया, तो ये स्टाक बचा, मतलब एक टुकड़ा बस बचा। ठीक है, ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब हिमनद क्या होता है, हिमनद, उसके बाद पवन के कार्य, दो चीज़ें और बची हैं। हिमनद क्या होता है,
हिमनद, समझिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। मतलब जो हिमनद है, हिमनद अथवा इसको बर्फ की नदियाँ कहते हैं, ठीक है ना। बर्फ की नदियाँ, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल, आप हमारा जो हिमालय है वो आपको पता है 6000 मीटर ऊंचा है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 6000 मीटर में जब आप देखेंगे ना तो 4500 मीटर तक पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। और यही बर्फ़ जब पिघलता है तो ग्लेशियर से पिघलता है तो बहुत सारी नदियों का निर्माण करता है। जैसे आप देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री रिवर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुनोत्री रिवर, यही बर्फ़ पिघलती है तो वो नदियाँ बन जाती है और ये मैदानी इलाकों में आती हैं, तो वही हिमनद कहलाता है, ठीक है ना। तो बर्फ़ का पहाड़ हिमनद, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ, और जब वही पिघलती हैं तो हिम नदियाँ या हिमनद फिर उसको कह सकते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पदार्थों को अपरदित कर देती है। जब हिमनद ये बहुत आगे तक आता है, मतलब एक तरीके से नदी ही है या फिर पानी जो है आ रहा है, तो पत्थर और अपरदित कर देती है और फिर ये पत्थरों से टकराते हैं तो पत्थर टूट भी जाते हैं और बहुत सारे टुकड़े उसके साथ जो है नदी में प्रवाहित होने लगते हैं। और गोलाश्मी मिट्टी पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है और हिमनद गहरे गर्तों का भी निर्माण करते हैं। और क्या होता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना, ये पत्थर के टुकड़े टूटते अपने साथ लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा स्थान, ये इतना ज़्यादा गहरे, वही पत्थर के टुकड़े साथ ही एक जगह वो गढ़ते जाते हैं तो वो बहुत गहरा गर्त बनाते हैं, मतलब बहुत गहरा इलाका भी बनाते हैं जहाँ पे इन नदियों का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे और बड़े सेल, क्या क्या ये हिमनद, मतलब जहाँ भी हिमनद शब्द दिखाई दे मतलब कि हिम बर्फ की पिघला हुआ पानी, बर्फ था पहले वो पिघल गया तो हिम की नदियाँ बन गई, यानी हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ की नदियाँ, ठीक है ना। अब वो बर्फ की नदियाँ नहीं रही, वो पिघल गए तो नॉर्मल नदी बन गई। तो नदी द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े हो गया, रेत हो गया, तलछट मिट्टी हो गया, निक्षेपित, मतलब ये सारी चीज़ें जो है अपने साथ ही निक्षेपित होते रहती है जैसे जैसे नदियाँ जो हैं आगे बढ़ती जाती हैं। ये हिमनद हिमाड़ का निर्माण करती है, ठीक है ना। और जब ये नदी प्रवाहित होती है तो उसको हिमाड़ कहा जाता है। ओके, अब थोड़ा सा आपके टॉपिक में पवन के कार्य दिए हुए हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। ये नोट्स मेरा काफ़ी पुराना है इसलिए आपको पीछे का प्रिंट भी आगे की तरफ दिखाई देने लगा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, पवन के कार्य की बात करें। पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक, रेगिस्तान में छत्रक आकार के सैल दिखाई देते हैं। मतलब जब आप जो जैसे हम लोग रेगिस्तान में देखेंगे तो बहुत इस तरीके से सैल, मतलब कुछ टुकड़े आपको इस तरीके से दिखाई देंगे छत्रक आकार के, ठीक है, वह छत्रक सैल कहलाते हैं। पत्थर के टुकड़े जो छत्रक आकृति के दिखाई दें इस तरीके से तो वो जो है छत्रक सैल कहलाएंगे। और आपको क्या क्या, तो छत्रक सैल क्वेश्चन ऐसे आएगा कि छत्रक सैल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो रेगिस्तानों में, ठीक है। बालू का टीपा कहाँ मिलेगा, रेगिस्तानों में। बालू टीपा क्या होता है, जब पवन का बहाव, मतलब जब हवाएं चल रही होती है, बालू क्या होता है ना, एक जगह इकट्ठा होते जाता है तो वो कोई ना छोटी छोटी पहाड़ी या छोटा छोटा इस तरीके से एक ऊंचा आकार ले लेती है, जिसको बालू का टीपा कहा जाता है। मतलब हवाएं चल रही हैं, रेगिस्तानों में आपने देखा होगा कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं और वो बालू उड़ते जाते हैं और उड़ते जाकर एक जगह वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो टीपा बन जाता है, ठीक है। तो उसी को बालू टीपा कहते हैं। तो जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत स्थिरा, मतलब गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, तो वही आपका बालू टीपा कहलाता है। लोयस क्या होता है, एक वर्ड, लोयस वायु, ये वायु लिखा है, ठीक है ना। वायु बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, उदाहरण चाइना में लोयस निक्षेप, मतलब कि बालू के कण ही प्रवाहित हो रहे हैं, उड़ रहे हैं और अचानक से एक जगह गिर गए तो लोयस कहलाएंगे। लोयस वही बालू का टीपा ही है, बस इसको चाइना में लोयस कहा जाता है, ठीक है। इतने से पॉइंट जो है आपका चैप्टर 3 में दिए हुए थे जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपका पूरा चैप्टर 3
मतलब पूरा का पूरा चैप्टर 3 जो है टू द पॉइंट करा है, एग्जैक्टली जो उसमें चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पीजीटी का कोई एग्ज़ाम हो, नेट हो, कोई भी हो, जहाँ भी आपकी ज्योग्राफी लग रही है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बस क्लासेस छोटी है 6 और 7, लेकिन इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख के प्रिपेयर करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वायु, ठीक है। क्लास 7 का चैप्टर 4 है वायु, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। वायु को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपका इसमें पूरा हम लोग वायुमंडल को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, मौसम जलवायु को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।